नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ साथ आपकी यूपीपीसीएस परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एक तरफ एनसीईआरटी के माध्यम से और स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से मैं आपको जो बाकी का सिलेबस है वो ख़त्म करा ही रहा हूं। इसके साथ साथ मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि जितने भी प्रश्न अब तक यूपीपीएससी ने खास करके जो उसकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, चाहे वो सी सेट हो, चाहे वो जीएस 1 का पेपर हो, उसमें अब तक जितने भी उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ में कंपाइलेशन के फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसी का यह पहला वीडियो है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1991 टू 2022, 1991 से 2022 तक के जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं प्रीलिम्स जीएस 1 में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपको डेली न मिल करके एक दिन छोड़ करके मिलेगी, क्योंकि 100 प्रश्न डेली तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर ये 100 प्रश्न आपको डेली मिलते भी रहेंगे तो आप इनका रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इसको आपको किसी को भी लिखना नहीं है, नोट्स इसके नहीं बनाने हैं। जो बाकी की चीज़ें चल रही हैं एनसीईआरटी वाली, उसके नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, इसके नोट्स किसी को नहीं बनाने हैं। संभव होगा तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसको केवल आपको देख लेना है, इससे आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा, एक तरीका समझ में आएगा किस तरीके के प्रश्न पिछले 30 वर्षों में यूपीपीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, यूपीपीएससी के द्वारा पूछे गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1991 का पेपर है, 1991 का पेपर। यहाँ से क्रमिक रूप से बढ़ते हुए हम 2022 तक बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप बिल्कुल एक क्रम के रूप में यह समझते चलेंगे कि किस तरीके से प्रश्नों का ट्रेंड हर वर्ष बदलता गया है और उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। यानी अगर हम एक दिन छोड़ के भी ये सीरीज करेंगे तो भी आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले ये जो है अपना काम कर लेंगे। ठीक है, तो 1991 के एग्जाम में सबसे पहला आपका प्रश्न था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और इसको आप मजाक में न लेकर के बड़े गंभीरता से लें, क्योंकि यूपीपीएससी का जो पैटर्न है वो ये है कि उसके बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था, मोर देन 40% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो इस वजह से हम जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बहुत गंभीरता से इसको हमको देखना है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न था आपका। जो येलो कलर में मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं वो सारे प्रश्न हैं जो पूछे गए थे इस पेपर में, आप चेक कर सकते हैं जाके। और बाकी इनसे जुड़ी हुई कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मैंने इसमें समाहित की है। इससे आप एक प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न, आपको ये महसूस होंगे कि हमने एक प्रश्न पढ़ा लेकिन एक प्रश्न के साथ में हमने बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसके साथ कुछ अतिरिक्त जानकारी देखेंगे तो कुल उपनिषदों की संख्या है हमारी 108। हर वेद के, जैसे हमने देखे हैं हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो हर वेद के हमारे कुछ उपनिषद हैं। ठीक है, जैसे ऋग्वेद के उपनिषदों के नाम है ऐतरेय और कौशितकी, आपसे पूछा जा सकता है। सामवेद जो हमारा वेद है इसके उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आया है। कैसे कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य उपनिषद है। इसके अलावा देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है, तो ये भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। दूसरा कि आरुणि और श्वेत केतु के बीच में संवाद या उनके बीच में जो बातचीत या तर्क वितर्क हुए थे प्राचीन काल में, उनका वर्णन किस उपनिषद में दिया गया है, तो ये भी छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपको छांदोग्य उपनिषद से जुड़े हुए याद रखने हैं। इसके बाद में यजुर्वेद आता है आपका। यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और ईशोपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद यह महत्वपूर्ण इसलिए है, यहाँ से भी प्रश्न आया है और ज्यादातर मैंने वही फैक्ट्स इसमें शामिल किए हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद है। ठीक है, कठोपनिषद में यम और नचकेता के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। यम, नचकेता का मतलब समझ रहे हैं? नचकेता प्राचीन काल में कहानी आपने जैसे बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होगी। नचकेता के जो पिता थे वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको जो है यम उनकी आत्मा को लेकर के चला गया था। और नचिकेता जो है हठ स्वरूप, यानी वो ये चाहता था कि नहीं, मैं अपने पिता को यम से वापस लेकर के आऊँगा। तो वो सीधे वहाँ पर चला जाता है यम के पास में, और फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में तर्क वितर्क और वाद विवाद होता है। तो इस तरह का एक व्याख्यान है उसकी बारे में बताया गया है कठोपनिषद में। ठीक है, अधिक अन्न उपजाओ, यह बात किस उपनिषद में करी गई है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में की गई है, इसको भी आप याद रखेंगे। और चौथा उपनिषद आपको पता ही है, ईशोपनिषद। ऐसे ही अथर्ववेद के उपनिषद हैं आपके मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडको उपनिषद में
यज्ञ को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौकाओं के समान माना गया है। मुंडको उपनिषद, इसके अलावा सत्यमेव जयते जो हमारा स्लोगन है, नेशनल स्लोगन सत्यमेव जयते, तो यह किस उपनिषद से लिया गया है? ये भी आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया आपका। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, क्योंकि ये सारा मैंने हाथ से ही लिखा है और 100 प्रश्न लिखना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है इसमें, लेकिन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की, इंडियन फिलोसफी की जो सबसे प्राचीन कैटेगरी है वो कौन सी है? तो यह सांख्य दर्शन मानी जाती है। और सांख्य दर्शन का जन्मदाता किसको माना जाता है? महर्षि कपिल को। ठीक है, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे जिनके नाम है सांख्य सूत्र और तत्व समास, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य दर्शन हैं, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे न्याय दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? गौतम, इन्होंने पुस्तक लिखी थी न्याय सूत्र। और वैशेषिक दर्शन, कणाद इनके प्रणेता हैं और इन्होंने लिखा था वैशेषिक सूत्र। योग दर्शन, पतंजलि इसके प्रणेता माने जाते हैं, योग सूत्र नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। और इसके बाद में आता है आपका मीमांसा, मीमांसा के प्रणेता माने जाते हैं जैमिनी, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी पूर्व मीमांसा सूत्र। वेदांत दर्शन जो है, इसके वादरायण व्यास जो है प्रणेता माने जाते हैं, इन्होंने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना करी थी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में तीसरा प्रश्न था आपका, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था, या बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। यहाँ से कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं कि बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इसके अलावा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, और किसको दिया था? सुभद्द को। सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाए आपसे कि बुद्ध ने कहाँ पे दिए थे, ये कौशल जो राज्य था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पर बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने सबसे पहली बार जीते थे? तीनों स्टेट्स को किसने सबसे पहले जीता था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर से संधि के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। यह कथन किसने कहा? ये प्लूटार्क ने कहा है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जो कि लगभग 150 ईस्वी के समय का अभिलेख है, इसमें यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था, प्रांतीय राज्यपाल, जिसका नाम था पुष्यगुप्त। उसने सिंचाई के लिए बांध का निर्माण किया गया था, उसने सिंचाई के लिए बांध का निर्माण कराया था। और ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एक आध साल छोड़ करके हर साल ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा है, कनिष्क जो कि कुषाण शासक था, उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी। ठीक है, और यहीं से माना जाता है शक संवत की शुरुआत। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदु, जैसे कुषाण जो थे वो किससे संबंधित थे? ये मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के एक कबीला है जिसका नाम है यूची, उस यूची कबीले से इनका संबंध था। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था भारत में विशेष रूप से, उसका नाम था विम कडफिशस। ठीक है, कुषाण वंश का भारत में संस्थापना किसने की थी? विम कडफिशस ने। और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। जो शक संवत, कनिष्क का जब राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, तो उसी समय से जो शक संवत प्रारंभ हो गया था, और भारत का जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर, वो शक संवत पर ही आधारित है। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ पे अवस्थित है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और यहाँ पे 3 स्तूपों में यह विभाजित है, एक महास्तूप जिसको बड़ा स्तूप कहा जाता है, एक द्वितीय स्तूप और एक तृतीय स्तूप। इस प्रकार से 3 वर्गों में ये विभाजित हैं सारे जो स्तूप हैं। और महास्तूप जो है, इसमें बुद्ध के धातु अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। द्वितीय स्तूप जो है, इसमें अशोक काल में जितने भी धर्म प्रचारक थे उन सभी के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। तृतीय स्तूप की बात करेंगे तो सारीपुत्र, मोदगलायन, ये बुद्ध के शिष्य थे दोनों, सारीपुत्र और मोदगलायन, इनके अवशेष तृतीय स्तूप में रखे गए हैं। ठीक है, स्तूप के चारों ओर अशोक ने काष्ठ यानी लकड़ी की एक वेदिका, मतलब उसका एक घेरा या उसकी एक बाउंड्री बनवाई थी, और जिसको पुष्यमित्र शुंग के काल में लकड़ी हटा करके उसको पत्थर की वेदिका के रूप में बदल दिया गया था। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद में रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। ठीक है, और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इन्होंने इस विशिष्टाद्वैत मत का जो है प्रादुर्भाव किया था। रामानुजाचार्य की कुछ रचनाएं हैं, जैसे वेदांत सार
वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीप, ब्रह्मसूत्र भाष्य, ये रचनाएं रामानुजाचार्य के द्वारा की गई हैं। कुछ अन्य मत भी हैं जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उनके प्रवर्तकों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे अद्वैतवाद जो मत था, इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य। द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। और आचिंत्य भेदाभेद जो मत था, उसके प्रवर्तक थे महाप्रभु चैतन्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है, ये किस शासकों ने बनवाया था, या किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया गया। ये कहाँ पर अवस्थित है? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। निर्माण काल की बात करें तो इसका जो निर्माण कार्य है लगभग 950 से 1000 ईस्वी के मध्य में यह बना था। और इस अवधि में लगभग यहाँ पर 85 मंदिर बनाए गए। मंदिर जो थे, ये अगर आपसे पूछा जाए कि किस मत से संबंधित मंदिर हैं, किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित हैं। ये सभी धर्मों से जुड़े हुए मंदिर हैं। ठीक है, चाहे वो वैष्णव धर्म हो, चाहे वो शैव धर्म हो, चाहे वो शाक्त धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो। इसके बाद में 9th क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ? तो चोलों का राज्य जो था वो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, जिसपे स्पेशल रूप से अगर जैसे स्थानों के नाम अगर देखें तो उरैयूर, कावेरी पत्तनम, तंजौर। ठीक है, पहले पुराने समय में इसको तंजावुर कहा जाता था, लेकिन ये तंजौर है। इसके अलावा आपका तिरुचिरापल्ली, जो कि चेन्नई के आसपास का क्षेत्र है। तो ये सब जो क्षेत्र था, ये चोलों के राज्य इसी क्षेत्र में जो है अवस्थित था। ठीक है। इसके बाद में किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ये मैंने ऑप्शन भी यहाँ पे लिखे हैं, चेर, चालुक्य, चोल और वातापी। तो सबसे उत्तम ग्राम प्रशासन जो था वो चोल राज्य में था। इसके कुछ अतिरिक्त बिंदु भी यहाँ से देख लेते हैं। जैसे संपूर्ण राज्य को चोल राज्य में मंडलम के नाम से जाना जाता था। पूरा जो राज्य होता था उसको सामूहिक रूप से मंडलम कहा जाता था। मंडलम विभाजित होते थे नाडु में, और नाडु विभाजित होता था उर में। उर को क्या कहा जाता था? नगर कहा जाता था। पूरा जो नगर होता था वो 3 कैटेगरी को मिलाकर के बनता था, बड़ा ग्राम, छोटा ग्राम और प्राचीन ग्राम। बड़ा ग्राम पेरूर कहलाता था, छोटा ग्राम शिरूर कहलाता था और प्राचीन ग्राम मुदूर कहलाता था। ठीक है। और विशेष रूप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा भी गया है, कि ग्राम सभा द्वारा स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन किया जाता था। चोल राज्य में जो ग्राम सभा होती थी वो स्वतंत्र रूप से गांव के प्रशासन की देखरेख करती थी। इस पर केंद्रीय प्रशासन का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं होता था। मतलब ग्राम का प्रशासन जो था वो स्वतंत्र था। और इसी वजह से कहा जाता है कि ग्रामों की स्थिति चोल राज्य में विशेष रूप से बहुत अच्छी अवस्था में थी, सुदृढ़ अवस्था में थी। इसके बाद में चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी थी। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलिकेशिन प्रथम। इस वंश का सबसे महानतम शासक हुआ पुलिकेशिन द्वितीय। 609 से 642 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। पुलिकेशिन द्वितीय के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि इस शासक के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुलिकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कीर्ति, और इसने गुणवर्धन प्रशस्ति नामक जो है प्रशस्ति लिखी है। ठीक है। और इस गुणवर्धन प्रशस्ति की जो लिपि है वो दक्षिण ब्राह्मी है। इसके अलावा इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि पुलिकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग 641 ईस्वी में दरबार में इसके में आया था। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ? तो वो विद्याधर था। इसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुसलमानों का मतलब मेरा यह है कि जो बाहर से आक्रमणकारी भारत में आए थे उनका सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ठीक है। महमूद गजनबी और विद्याधर के बीच में एक युद्ध भी हुआ था, लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि विद्याधर ने महमूद गजनबी को पराजित किया था। लेकिन इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे जो चंदेल वंश है उसकी स्थापना नन्नुक ने की थी। चंदेल वंश की जो स्थापना की थी ये प्रतिहारों के सामंत को हरा करके इसने जो है इस वंश की नींव डाली थी। चंदेल शासकों ने ही कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। और किसने कराया? राजा यशोवर्मा ने। ठीक है, ये भी चंदेल शासक थे। इसके बाद में अगला है इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 में। इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था, और कभी कभी इसका मूल नाम भी पूछ लिया जाता है कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम था अब्दुल्ला महमूद बिन बतूता। ठीक है, अब्दुल्ला महमूद बिन बतूता इसका मुख्य नाम था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का इसको काजी नियुक्त किया था। 1342 में इसको दूत बनाकर इसने चीन भी भेजा था। ये जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग से संबंध रखते थे।
और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब की गई थी? 712 ईस्वी में। कुछ अतिरिक्त बिंदु यहाँ से देखें, सिंध पर तत्कालीन शासन किसका था? जिस टाइम पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त करी थी तो उस समय पर सिंध का तत्कालीन शासक दाहिर था, ये चच का पुत्र था। ठीक है। सिंध विजय की जानकारी का स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। सिंध विजय की जानकारी का स्रोत क्या है? चचनामा। चचनामा क्या है? ये फारसी भाषा का एक ग्रंथ है और इसी से मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय की जानकारी यहाँ से मिलती है। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। ठीक है। उतबी ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो अक्सर के परीक्षा में आती हैं, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा महमूद गजनबी जो है विद्वानों का संरक्षक के रूप में जाना जाता है। इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान जो है आश्रय पाए हुए थे, जैसे अलबरूनी हो गया, फराबी हो गया, बैहाकी, कवि उजारी, ठीक है, खुरासानी विद्वान तूसी, उज़्ज़ुरी, असजदी, फर्रुखी, फिरदौसी, ये सारे विद्वान जो है महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। फिरदौसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये आता है कि पूर्व का होमर किसको कहा जाता है? पूर्व का होमर उपाधि किसको दी जाती है? तो ये फिरदौसी को दी जाती है। इसके अलावा उतबी ने महमूद गजनबी के जितने भी आक्रमण थे उनको आक्रमण न मान के जिहाद माना है, मतलब जिहाद का मतलब धर्म युद्ध के रूप में उसने इसको डिफाइन किया है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त करी थी? तो वो दास था बख्तियार खिलजी। ठीक है। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसके अलावा बंगाल जीतने के बाद इसने जो अपनी राजधानी थी वो लखनौती बनाई थी। अगला प्रश्न है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय, यह कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? तो आधुनिक युग के इतिहासकार हैं डॉक्टर स्टैनले लेनपूल। उन्होंने अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त करी थी उसको क्या कहा था? ये एक ऐसी घटना थी जिसका कोई परिणाम नहीं था या परिणाम रहित विजय थी, ऐसा उन्होंने इसके बारे में कहा है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जहांगीर जो है इसका मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा जो है शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में है। बाकी के जो तीनों हैं, औरंगजेब हो गया, हुमायूं हो गया, बाबर हो गया, इन तीनों के मकबरे भारत में हैं। जहांगीर का जो मकबरा है शाहदरा लाहौर में, इसको इसकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं कि बाबर का मकबरा है आपका रामबाग, जिसको आराम बाग भी कहा जाता है, आगरा में। और हुमायूं का मकबरा जो है आपका दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है ये इसकी पत्नी हाजी बेगम ने 1565-66 में बनवाया था। और इस मकबरे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि यह चार बाग शैली का सबसे पहला मकबरा है। मतलब ज़्यादातर जो मुगलों के मकबरे होते थे वो चार बाग शैली में बनाए जाते थे, और चार बाग शैली का सबसे पहला मकबरा जो है वो हुमायूं का मकबरा है। इसके साथ साथ हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी की संज्ञा भी दी जाती है। औरंगजेब का मकबरा आपका महाराष्ट्र के खुलदाबाद औरंगाबाद में है। तो बाकी के यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, इन तीनों के मकबरे भारत में हैं। जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत से बाहर है, पाकिस्तान में है। सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ पर निर्मित करी गई थी? जंतर मंतर जयपुर में। 1722 में सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर को बसाया था, जयपुर नगर की स्थापना की थी। इनके द्वारा कुछ अन्य वेधशालाओं का निर्माण भी किया गया था, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली और मथुरा में। ठीक है। इन्होंने सारणियों का एक सेट भी तैयार किया था जिसको जिज ए मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में जो है अवस्थित थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में होती थी। शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद होती थी, ठीक है, मराठों की जो मंत्रिपरिषद होती थी उनको अष्टप्रधान कहा जाता था। तो ये अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री हुआ करते थे। उनके यहाँ पर मैंने पद लिखने यहाँ पे पद आपको लिखे हैं, इनको आप देख सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर होता था इस पूरी हिरार्की में पेशवा, ये प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जाता था इसको। दूसरा होता था मजूमदार या इनको अमात्य कहते थे। तीसरे वाक्यानवीस या मंत्री होते थे। चौथे सुमंत या दबीर इनको कहा जाता था। पांचवे होते थे सचिव, शुरनवीस या चिटनिस इनको कहा जाता था। छठवें होते थे सेनापति या सरे नौबत। सातवें आपके न्यायाधीश और आठवें आपके पंडितराव। ये 8 प्रकार के मंत्री होते थे, इन्हीं को अष्टप्रधान कहा जाता था। इसके बाद में इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त किसने अस्तित्व में लाया या किसके इसका जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लाया। इसका सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो फिलिप फ्रांसिस के द्वारा इस पूरी व्यवस्था को सबसे पहले
परिभाषित किया गया था, लेकिन लागू करने का काम भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भारत के कौन-कौन से क्षेत्रों में सबसे पहले लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वाराणसी, वाराणसी में यह जो लागू किया गया था, ये जोनाथन डंकन के द्वारा लागू किया गया था। बाकी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह आता है कि ब्रिटिश भारत का, यानी जिस टाइम पर भारत में ब्रिटेन का शासन था, उस समय पर लगभग 19% क्षेत्र पर या 19% भूमि पर यह बंदोबस्त लागू किया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य बंदोबस्त भी आगे लागू किए गए, जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त या महालवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, इसमें भारत का 51% क्षेत्र आता था, और महालवाड़ी बंदोबस्त में आपका 30% क्षेत्र आता था। तो इनमें से एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि जो बंदोबस्त भूमि से जुड़े हुए या भूमि बंदोबस्त लागू किए गए थे ब्रिटिश शासन में, उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र किस प्रकार के बंदोबस्त के अंतर्गत आता था? तो वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। 23वां प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो विस्कॉन्ट पाम्पस्टन जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का मुख्य सेनापति, ठीक है, जॉर्ज एनीसन था। लेकिन विद्रोह शुरू जब हुआ था, विद्रोह शुरू होने से पहले सेनापति जॉर्ज एनीसन था। विद्रोह शुरू हो गया, शुरू होने के बाद में मुख्य सेनापति किसको बनाया गया? कॉलिन कैंपबेल को बनाया गया। इसने कई जगहों पर जो विद्रोह उभरे थे उनको दबाने का या कुचलने का काम किया। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो बादशाह था, मुगल बादशाह, वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है। इसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किया गया। वो किस आधार पर किया गया, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये है, कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय किया गया था ब्रिटिश शासन में। और यह घटना है 13 फरवरी 1856 की। उस समय पर अवध के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय, ये तो आपको पता ही चल गया कि कुशासन के आरोप लगा करके किया गया था। तो वो कुशासन का आरोप किस रिपोर्ट के आधार पर लगाया था? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया था। व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति के अंतर्गत विलय किए गए क्षेत्र, जो विलय क्षेत्र किए गए थे ब्रिटिश साम्राज्य में, उनका क्रम भी कई बार आपसे पूछा गया है पेपर में। तो सबसे पहले सतारा 1848 में, उसके बाद में 1849 में जैतपुर, 1849 में ही संभलपुर, 50 में आपका बघाट, 1852 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर और 55 में करौली जो है क्षेत्र था, उसको व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इनका क्रम भी आपको याद में रखना है। एचएसआरए जो थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1928 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में। और किसने करी थी? चंद्रशेखर आजाद ने। इसके जो अन्य संस्थापक सदस्य थे वो थे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव। ठीक है। और यह पहला क्रांतिकारी कार्य की अगर बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, इन्होंने सबसे पहला काम जो किया था क्रांतिकारियों के रूप में, वो था इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इन्होंने 4 प्रांतीय अदालतों का निर्माण किया, जिनमें से 3 बंगाल में थी, एक बिहार में थी। और कानूनों का संग्रह इन्होंने करने का कार्य किया। उस जो कानूनों का संग्रह या कानूनों को जो एक तरह से किया कह सकते हैं, उनका जो कंपाइलेशन किया था रूल्स और रेगुलेशंस का, उसको कार्नवालिस कोड या कार्नवालिस संहिता के नाम से भारत में जाना जाता है। ठीक है। एक और है क्वेश्चन आपका कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसने कहा था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने अल हिलाल अल बिलाग पत्रिका जो है संपादित करी थी। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे गुबार ए खातिर। इसके अलावा जिनकी सबसे जो फेमस बुक है वो है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है। सॉरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज दल, स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा मिलकर के करी गई थी। इस स्वराज पार्टी के अन्य सदस्य की बात करें तो विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर और एनसी केलकर इसके अन्य सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। और इसी से आहत होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको जो ब्रिटिश शासन के द्वारा नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसको त्याग दिया था। ठीक है।
अब यहाँ से आप देखेंगे कि अभी हम 1991 के पेपर को देख रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे 92, 93, ठीक है, 2001, 2002 ऐसे करके जब हम बढ़ते चले जाएंगे तो क्वेश्चन जो प्रश्न है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनका लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेशक प्रश्न छोटे हैं, लेकिन उन प्रश्नों की जो व्याख्या है वो आपको मैं यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान या एक्स्ट्रा नॉलेज वो मैंने यहाँ पे आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसके बाद में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अब गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट आते हैं। इन्होंने देखो सुधारक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी जो है गोखले जी ने करी थी। अंग्रेजों ने इनको छिपा हुआ राजद्रोही की संज्ञा दी थी, और गरम दल जो कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल जो थे, सूरत विभाजन में इन दोनों का विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल में, तो गरम दल जो था उसने गोपाल कृष्ण गोखले को दुर्बल हृदय का उदारवादी की संज्ञा दी थी। ठीक है, बहिष्कृत भारत पत्रिका ये किसने निकाली? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके अलावा इन्होंने एक मूक नायक पत्र भी निकाला। जस्टिस नामक जो पत्रिका थी ये ज्योतिबा फुले ने निकाली। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। मराठा और केसरी जो पत्रिका है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई थी। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो अ, समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इस समझौते के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ अन्य प्रमुख बातें थीं, जैसे इस समझौते में यह भी निश्चित किया गया कि जो कांग्रेस है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इसके अलावा कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, और भारतीय जो हैं वो क्या कर सकते हैं, अब समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो ये 3 प्रावधान इसमें गांधी इरविन समझौते में करे गए थे। विदेश में पहली स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने करी थी? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने करी थी। कहां पर करी थी? काबुल में 1915 में, और उस सरकार में राष्ट्रपति के रूप में यह खुद थे। प्रधानमंत्री थे मौलाना बरकतुल्ला खां। अब्दुल्ला खां सिंधी जो थे इस सरकार में गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, और केवल जर्मनी और रूस के द्वारा इस सरकार को मान्यता दी गई थी। ये ज्यादा समय तक चली नहीं थी, लेकिन प्रश्नों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसका लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में जो है इसका लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भारतीय इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य था वो लाहौर अधिवेशन में ही निश्चित किया गया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लाहौर अधिवेशन में ही लिया गया था। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति भी इसी लाहौर अधिवेशन से मिली थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। अब इसके बाद में बंगाल का एकीकरण जो हुआ था वो 1912 में। तो एकीकरण से पहले विभाजन हुआ होगा, तो विभाजन की घोषणा जो लॉर्ड कर्जन ने करी थी वो 20 जुलाई 1905 को करी थी, और 16 अक्टूबर 1905 से जो बंगाल का विभाजन था वो प्रभावी हो गया था, और बाद में जो है 1912 में इस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया टाउन हॉल कलकत्ता में, स्वदेशी आंदोलन चलाने की जो घोषणा करी गई वो किसकी वजह से करी गई? बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न याद रखना है यहाँ से। इसके अलावा 1906 में एक कमेटी बनाएगी अरुंडेल कमेटी। ये जो है अरुंडेल कमेटी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दे रही थी। इसके अलावा 1911 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के एकीकरण की घोषणा कर दी गई इसी अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर, और 1912 में बंगाल का एकीकरण कर दिया गया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को भारत के बेताज बादशाह और हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बहुत जो है महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे 1893 में गणपति उत्सव इन्होंने प्रारंभ किया। 1895 में शिवाजी महोत्सव इन्होंने प्रारंभ किया। 1916 में पूना में होम रील लीग की स्थापना इन्होंने करी, और इनको
भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन शिरोल कौन थे? ये जो है ब्रिटिश संवाददाता थे लंदन टाइम्स के। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, इंडियन अर्नेस्ट। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? एलन एक्टोवियन ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम के नाम से इनको जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन, और इस इंडियन नेशनल यूनियन से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का जो प्रस्ताव दिया था या जो इसका नामकरण किया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी या वोमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी और इसमें कुल 72 रिप्रेजेंटेटिव से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। हिंदी में इनको वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध नेता या वयोवृद्ध पुरुष जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। इसके अलावा उनको भारत का ग्लैडिस्टन की उपाधि भी दी गई है। इन्होंने 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। इसके अलावा 2 एसोसिएशन और बनाए थे इन्होंने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और लंदन में लंदन इंडियन एसोसिएशन। इसके अलावा 1892 में ब्रिटेन के उदारवादी दल से हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में ये सदस्य निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रासबिहारी बोस। ठीक है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम विभाजन के पीछे सबसे बड़ा रीजन था स्वराज को लेकर के अलग अलग मत, यानी स्वराज किस तरीके से चाहिए उसको लेकर के अलग अलग जो मत थे दो दलों के, मतलब कांग्रेस के ही दो, कह सकते हैं कांग्रेस जो पार्टी थी उसके ही दो धड़ हो गए थे, दो अलग अलग उनमें गुट पैदा हो गए थे जो स्वराज को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे थे, और इसी को लेकर के कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के रूप में हो जाता है। यहाँ से इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, और 1930 में मुस्लिम लीग के मंच से इलाहाबाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करने वाले भी मोहम्मद इकबाल थे। हालांकि यह पहले हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, और इसका प्रमाण यहीं से लगाया सकता है कि इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, तराना ए हिंद या बंग ए दर्रा नामक रचनाएं भी इन्होंने करी थी। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? ये मदुरई में है। मदुरई पांड्य शासकों की राजधानी थी। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, और इसके अलावा जो मध्य भारत के मंदिर हैं वो बेसर शैली में निर्मित हैं। इनको आप याद रखेंगे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये कहाँ पे है? आपका माउंट आबू में है, राजस्थान में। और दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं ये एक जैन मंदिर नहीं है, कुल मिलाकर के इसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि ये मंदिरों का समूह है, और इन मंदिरों के समूह में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है बसही मंदिर है। इसका निर्माण करता है विमल शाह। विमल शाह कौन था? ये चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम का सामंत था जिसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए थे। अल्लाह रखा किससे संबंधित हैं? तबला वादन से संबंधित हैं। इनके अलावा और तबला वादक कौन कौन से हैं? पंडित समता प्रसाद, जाकिर हुसैन, लतीफ खां, किशन महाराज। ठीक है, कुछ अतिरिक्त बिंदु देखते हैं। सितार वादक तो पंडित रविशंकर प्रमुख सितार वादकों के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा विलायत खां, उमाशंकर मिश्रा। पखावज बजाने वाले कौन हैं? गोपाल दास, उस्ताद रहमान खां। सारंगी के रूप में किसको जाना जाता है? सारंगी वाद्यन के लिए किसको जाना जाता है? तो उस्ताद बिंदु खां। और शहनाई के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन्हें शहनाई का जादूगर भी कहा जाता है। प्रस्तावना में जो शब्द है हमारी, जो अब यहाँ से पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रस्तावना में या प्रियम्बल में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसको भारत का मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। और ये जो इसमें जो शब्द जोड़े गए थे, जैसे आपके धर्मनिरपेक्ष हो गया, समाजवादी, अखंडता, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। इसको भी आप याद रखेंगे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ अन्य समितियां भी हैं, उनको देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकता है? भारत की जो आकस्मिक निधि है उसको राष्ट्रपति किस तरीके से खर्च कर सकता है? तो आकस्मिक निधि के खर्च के बारे में बताया गया है आर्टिकल 267 में।
अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद की स्वीकृति से पूर्व भी राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि को खर्च कर सकता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो ये संसद में निहित हैं। अब इसको समझिएगा कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। अवशिष्ट शक्तियों को समझने से पहले हमको समझनी पड़ेगी 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियां होती हैं उनके विभाजन या बंटवारे के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से 3 सूचियां बनाई गई हैं 7वीं अनुसूची में। एक है आपकी संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची, दूसरी है आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केवल कानून राज्य सरकार ही बना सकती है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही कानून बना सकती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या हुआ कि ऐसे विषय जो 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में नहीं है। संघ सूची में भी कुछ विषय होंगे, राज्य सूची में भी कुछ विषय होंगे, इसके अलावा समवर्ती सूची में भी कुछ विषय होंगे। इन तीनों सूचियों से हटा करके या इन तीनों सूचियों के अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जो अलग हैं, वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार की अवशिष्ट शक्तियों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में दिया गया है। इसके बाद में सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? ये कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से देखेंगे, भारत का सर्वप्रथम विधि अधिकारी किसको माना जाता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी को हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है और महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल को हिंदी में महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल के बारे में ही पूछ रहा था। तो ये क्या होता है? ये महान्यायवादी की सहायता के लिए उसकी हेल्प के लिए रखा जाता है और इनकी सहायता के लिए एक महाधिवक्ता और 2 अतिरिक्त महाधिवक्ता रखे जाते हैं। अब यहाँ से महान्यायवादी से जुड़े हुए कुछ अतिरिक्त फैक्ट देखते हैं। महान्यायवादी जो होता है ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इनको सदन में बोलने का अधिकार होता है। ठीक है। महाधिवक्ता की बात नहीं कर रहे हैं, महान्यायवादी की बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इनको सदन में बोलने का अधिकार होता है। सदन में बोलने का अधिकार होने के साथ इनको मत देने का, यानी संसद में जब कोई भी मुद्दा चल रहा होता है उस पर कोई भी वोटिंग करनी है तो उस वोटिंग में वोट देने का अधिकार इसको नहीं होता है। आर्टिकल 88 में यह प्रावधान दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के जो पद से हटाने का प्रोसेस है वो सेम है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाया जाता है, उसी प्रोसेस से मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जाता है। वो प्रोसेस क्या है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, चाहे आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जज की बात कर रहे हैं, न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, उनको इस तरीके से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पदमुक्ति या हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी या तो 6 वर्ष उनको काम करते हुए हो जाए या फिर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए, तो जो भी अधिकतम होगी उस हिसाब से इनकी जो है कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी थी? 1980 में। ठीक है। अब मंडल आयोग है क्या, किस काम के लिए ये इस मंडल आयोग को निर्धारित किया गया था उसको देख लेते हैं। तो बिल्कुल क्रम से देखेंगे। आर्टिकल 340 यानी अनुच्छेद 340 जो है ये क्या करता है? ये राष्ट्रपति को एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करने की शक्ति देता है। एक बैकवर्ड कमीशन जो है बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को मिलती है अनुच्छेद 340 से। ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग, 2 अभी पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए गए हैं। पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था 29 जनवरी 1953 को, ये काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग था वो 20 सितंबर 1978 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस बीपी मंडल की अध्यक्षता में ही 31 दिसंबर 1980 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जो कि जिस रिपोर्ट में जो भी चीजें बताई गई थी या जो भी प्रावधानों के बारे में बताया गया था वो सारे प्रावधान 8 सितंबर 1993 से लागू हुए। ठीक है। तो इस बीपी मंडल की अध्यक्षता में ही जो रिपोर्ट पेश करी गई थी उसी को मंडल आयोग रिपोर्ट कहा गया था। और इस रिपोर्ट के द्वारा सरकारी सेवाओं में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको 27% आरक्षण या रिजर्वेशन उनको दिया गया था, जो आज भी प्रासंगिक है, आज भी चल रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? सामाजिक अधिनियम जो मतलब सोसाइटी से जुड़ा हुआ, तो मीसा अधिनियम जो है ये सामाजिक अधिनियम की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि मीसा अधिनियम की फुल फॉर्म होती है, आप देखेंगे यहाँ से, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है।
इसका मतलब है जो आंतरिक सुरक्षा है हमारी, आंतरिक हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी, उससे जुड़ा हुआ ये एक्ट है, 1971 में आया था। हालांकि यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वतः समाप्त कर दिया गया था। आपातकाल में 21 माह तक किसी को भी नजरबंद किया जा सकता था इस मीसा एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एक्ट हैं, जैसे रासुका हो गया आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है, 1980 का। टीडीए और पोटा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि टीडीए और पोटा ये दोनों एक्ट किससे संबंधित हैं। ठीक है, ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और ज्योग्राफी क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में अभी चल भी रही है और बहुत जल्दी जल्दी उसको हम समाप्त कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक आकलन किया है जो मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि मैंने 1991 से लेकर के 2022 तक के जितने भी पेपर्स देखे हैं, तो मैंने यह पाया है कि जितने भी प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, विशेष रूप से ज्योग्राफी विषय से, 90% से ज़्यादा प्रश्न अकेले एनसीईआरटी से हैं। जो वीडियोज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो वीडियोस मैं आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर उनको आप ठीक से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो भी प्रश्न, या आप खुद भी इसका स्वतः आकलन कर सकते हैं, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखें, और उसमें से विशेष रूप से भूगोल के प्रश्न, क्योंकि भूगोल के प्रश्नों की संख्या भी काफ़ी रहती है, लगभग 20-25 प्रश्न भूगोल के हर मतलब साल जो है पीसीएस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो उसमें से 90% से ज़्यादा प्रश्न आपको अकेले एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। ये इस बात की मैंने जितने भी 1991 से लेकर के मैंने 2022 तक के जितने भी पेपर देखे हैं, उन सभी में मैंने यह पाया है। बाकी आप इसको और चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है? ये बुध को कहा जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये क्रम जो है आपका है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो चीजें पता चलती हैं कि सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वो है शुक्र, और इसी वजह से इसको पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। कुछ अतिरिक्त बिंदु यहाँ से देखते हैं। पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम क्या है? वो है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये किससे किससे दूरी के आधार पर चल रहे हैं? ये पृथ्वी से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर नहीं है। सूर्य से दूरी के आधार पर लेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इस तरीके से चलेगा, लेकिन पृथ्वी से दूरी के आधार पर बात हो रही है तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इस तरीके से चलता है। तो इस क्रम को भी आपको याद रखना है। यहाँ से सूर्य ग्रहण कब होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एनसीईआरटी में बता चुका हूँ। भूगोल में तो आपको शायद मुझे लगता है समस्या होगी ही नहीं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है। यह स्थिति दो कंडीशंस में होती है। एक होती है आपकी प्रतिपदा, यानी जिस दिन आपकी न्यू मून डे जिसको कहा जाता है, पूर्णिमा जिसको कहा जाता है। एक होती है आपकी अमावस्या। ठीक है, संगमरमर क्या है ये आपको पता ही होगा, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो ये कायांतरित चट्टान है। अवसादी चट्टानों के संगठन और स्वरूप में परिवर्तन के कारण जो है कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। सूनहर किसको जोड़ती है? ये उत्तरी अमेरिका की दो झीलें हैं, एक सुपीरियर झील और एक ह्यूरोन झील, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है सूनहर। ठीक है, कुछ अतिरिक्त बिंदु यहाँ से देखेंगे महत्वपूर्ण। ग्रेट लेक्स किसको कहा जाता है? कनाडियन शील्ड। ठीक है, कनाडियन शील्ड के दक्षिण में मीठे पानी की 5 झीलें हैं, उन सभी को सामूहिक रूप से ग्रेट लीक्स के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 1991 के पेपर में आया है, और इसके बाद में अगर आप देखेंगे 2022 तक तो 3-4 बार ये प्रश्न आपको मिलेगा कि पश्चिम से पूर्व इन झीलों का क्रम आप मतलब जो है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर इन झीलों का क्रम आप मैनेज करें। तो सबसे वेस्ट में है आपकी सुपीरियर, उसके बाद में मिशिगन, उसके बाद में फिर हीरोन, फिर ईरी, फिर ऑन्टेरियो। ठीक है, इस तरीके से पश्चिम से पूर्व इन मीठे पानी की झीलों का क्रम है। आपसे पूछा जाए विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो सुपीरियर झील है। इसके बाद में आता है आपका 57, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और आपका अपकेंद्रीय बल। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? मेरियाना गर्त, इसको चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसकी खोज किसने करी थी? 1948 में HMS चैलेंजर नामक जलयान के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। इसकी गहराई 11,033 मीटर के आसपास है। डेटम रेखा किसे कहते हैं? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप करी जाती है, उसको डेटम रेखा के नाम से जाना जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगें जो होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत से रिफ्लेक्ट होती है, किस परत से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। ये सारे प्रश्न आप एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं जो मैंने आपको बताया है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली। ठीक है, ये जो है गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर के
राजस्थान होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीस और सिल्ट की जो चट्टानें थी, सैलें थी, उनसे इसका निर्माण हुआ है। और आपसे पूछा जाए कि अरावली का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। ये 1722 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान में है। इसके बाद में आपका नागार्जुन सागर बांध, ये कहाँ पे है, कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में है। इस परियोजना के तहत 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया है। चिनाई ये नाम नहीं है किसी बांध का, चिनाई का मतलब है जिस तरीके से ईंटों को चिन करके बांध बनाया जाता है ना, मैसोनरी, इसी वजह से मैंने उसमें इंग्लिश में उसका मीन लिखा है। तो इस परियोजना के तहत 1550 मीटर का एक बांध जिसको चिनाई के फलस्वरूप बनाया गया है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इससे लाभ होता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट्स को, और दोनों स्टेट्स की लगभग 8.7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इस परियोजना के द्वारा होती है, और इसके लगभग 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी यहाँ से किया जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का परसेंटेज कितना है, तो 21.71%। ये ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। अगर दोनों पूछा जाए कि वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर के कितना है, तो यह 24.62%। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, लेह। ठीक है, यहाँ पर लगभग 9.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए तो मासिन राम और चिरापूंजी। ठीक है, वैसे मासिन राम है, 1148 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। किस प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति हैं, ST जिनको कहते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 21% जो है वो अनुसूचित जनजाति है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल ST की संख्या है आपकी, यहाँ से आप देख सकते हैं ये नंबर, 10,42,81,034, और ये पूरी पॉपुलेशन का 8.6% है। और परसेंटेज के आधार पर अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा STs कहाँ पर हैं, तो ये लक्षद्वीप में है, लगभग 94%। थारू जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में। ठीक है, और यूपी में भी अगर विशेष रूप से स्पेसिफिकली इनको अगर क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया जाए, तो यूपी के महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती में, बहराइच में, लखीमपुर में, इन सारे स्थानों पर थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से इस तरीके से प्रश्न आते हैं कि कौन सी जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा है, तो वो थारू जनजाति में है। बदला विवाह का यहाँ पर प्रोसेस है, मतलब एक दूसरे की बहन के साथ ये लोग शादी कर लेते हैं। इसके अलावा जो थारू लोग होते हैं वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है, ये सोने के उत्पादन के लिए विख्यात है। कालगुरली ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठारी क्षेत्र है वो प्री कैम्बियन शील्ड के अंतर्गत आता है, और यहीं पर हैं मैकडानिल और मूसा ग्रेव श्रेणियां, जो कि कालगुरली और कूलगार्डी सोने की खदानों के लिए फेमस हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, और यहीं से आपकी स्वान नदी जो है वो प्रवाहित होती है। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है, आपको पता होगा। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में सबसे शीर्ष देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो है पुराना डाटा नहीं है, ये अभी जो ऐसे क्वेश्चन जो हैं इनमें मैंने नया डाटा ही डाला है, तो बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा लौह उत्पादन जो है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। जिस टाइम पर ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम पर चाइना था सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन करने वाला देश। ठीक है, आज के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये शीर्ष देशों को मैंने घटते हुए क्रम में लिखा है, सबसे ज्यादा उत्पादन आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में ब्राजील, चीन, भारत का स्थान लौह अयस्क उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ठीक है, सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किसको कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। डूबते सूरज का देश किसको कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। और हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, होंशु है। जिस तरीके से मैं आपको वो झीलों वाला प्रश्न बता रहा था, उसी तरीके से ये जापान के जो 4 द्वीप हैं, होंशु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, ये जो 4 द्वीप हैं, ये कम से कम 20 बार प्रश्न आया है अब तक। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जापान का इन चारों द्वीपों में से सबसे विशाल द्वीप है होंशु। ठीक है, और होंशु द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो इसी द्वीप पर है। इसके अलावा इसी द्वीप पर सुसुप्त ज्वालामुखी जो फ्यूजियामा है, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो भी इसी द्वीप पर है। जापान की सबसे प्रमुख औद्योगिक इंडस्ट्रियल पेटी जो है वो भी इसी द्वीप पर है, और इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। अब जो प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है वो ये है कि जापान के जो 4 बड़े द्वीप हैं, ठीक है, उनका क्रम उनके साइज के अनुसार, उनके आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा है होंशु, उसके बाद में होक्काइडो, उसके बाद में क्यूशु, और उसके बाद में शिकोकू। ये क्रम आप याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट है ये क्वेश्चन।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आपने पढ़ा होगा, तो HVJ पाइपलाइन, ठीक है, ठीक है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये जो पाइपलाइन है ये प्राकृतिक गैस से जुड़ी हुई पाइपलाइन है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। बोकारो इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित हुआ? रूस के सहयोग से। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो ये नागौर राजस्थान से, और इसके बाद में दूसरे स्थान पर कहाँ पर लागू किया गया था इसको? आंध्र प्रदेश पर, ठीक है। इसके बाद में आपकी इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं? वह इकोनॉमी जिसमें आयात निर्यात बंद हो जाता है, मतलब कोई ऐसा देश है ना तो वो बाहर से कुछ खरीद रहा है दूसरे देश से, और ना ही बाहर दूसरे देश को कोई चीज़ निर्यात कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे देश हैं जैसे आपकी साउथ कोरिया हो गया, सॉरी उत्तर कोरिया हो गया आपका, नॉर्थ कोरिया, तो ये ऐसे देश हैं, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है इनकी, ये ज़्यादा किसी दूसरे देश से मतलब नहीं रखते, अपने में ही मस्त रहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था आप ऐसे समझ सकते हैं, वह देश या वह अर्थव्यवस्था जिसमें बाहर ना तो कोई निर्यात होता है ना कोई आयात होता है बाहर से किसी भी चीज़ का। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? अब जैसे बहुत से लोग आप ये सोचते होंगे, जब भी मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ तो उसमें जो फैक्ट्स की कमी रहती है, तो इस तरीके के प्रश्न भी मैंने यहाँ पर डाला है कि इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं कि लघु उद्योगों की समस्या क्या है। इसमें कोई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा चीज़ों का तो आप इसका आंसर दे पाएंगे कि पूंजी का अभाव, ये भी इसकी एक समस्या है। पैसा नहीं होता तो उद्योगों की स्थापना नहीं करी जा सकती है। विपणन की जानकारी नहीं हो, मार्केटिंग कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो ये भी उद्योगों की एक समस्या है। इसके अलावा उद्योगों की अवस्थिति किस पर निर्भर करती है? कच्चे माल की उपलब्धता पर। तो कच्चा माल अगर उपलब्ध नहीं होगा तो ये भी लघु उद्योगों की एक समस्या के रूप में इसको देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के तीनों ऑप्शन जो है लघु उद्योगों की समस्या से जुड़े हुए हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस पंचवर्षीय योजना का अंग थी? तो ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1956 से और चली थी 31 मार्च 1961 तक। इस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, और ये योजना जो थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? ऐसे कर जो डायरेक्टली हम पे करते हैं, हमको पता होता है कि हम कर पे कर रहे हैं, तो वो सारे कर हैं। आयकर यानी कि इनकम टैक्स जो होता है, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, ये सारे कर जो हैं प्रत्यक्ष करों की कैटेगरी में आते हैं। अवमूल्यन किसको कहते हैं? अवमूल्यन का मतलब होता है अन्य देश की मुद्रा के संदर्भ में अपने देश की जो मुद्रा है, करेंसी है, उसका मूल्य डाउन हो जाए, उसका मूल्य कम हो जाए, उसको अवमूल्यन की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ से कुछ साइंस के प्रश्न आप देखेंगे कि कार में दृश्यावलोकन के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मतलब पीछे की चीजों को देखने के लिए साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो फर्न जो होता है इसमें फूल नहीं होते हैं। ये किस कैटेगरी में आता है? ये बीजाणु उद्भिद की कैटेगरी में आता है, स्पोरोफाइट इसको कहा जाता है। इसमें जड़, पत्ती, स्तंभ, ठीक है, ये चीजों का जनरली इसमें अवस्थित होती हैं। बीजों का निर्माण इसमें होता नहीं है। इसकी विभिन्न जातियां हैं जिनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सजावट के जो पौधे होते हैं वो जनरली इसी कैटेगरी के होते हैं, फर्न के होते हैं, जैसे सिलेजनेला, ठीक है, एक पौधा है, और ये ऐसे पौधे हैं जिनको जनरली हम सजावट के लिए घरों में रखते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी? जोन्स साल्क ने करी थी। इसी के अलावा पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टीबी का बैक्टीरिया, रॉबर्ट कोच। चेचक की खोज, एडवर्ड जेनर, ठीक है। शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन के, इसका जो केमिकल नेम है नैप्थोक्विनोन है। और इसके अलावा विटामिन के जो होता है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में भी भाग लेता है। और एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि आंत का जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, हमारी जो कोलन में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो विटामिन के का संश्लेषण जो है आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। एक हेल्दी व्यक्ति जो होता है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। और इसमें जैसे आपने देखा होगा जब भी आप ब्लड प्रेशर नपाने जाते हैं तो 120/80 ये नॉर्मल है। तो इसका जो पहला वाला वैल्यू है इसको प्रकुंचन दाब कहते हैं, और दूसरा वाला वैल्यू है इसको प्रसारण दाब कहते हैं, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। ब्लड प्रेशर मापा किस यंत्र से जाता है? तो वो है आपका स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर। बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। बीसीजी की फुल फॉर्म बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बेसिलस, सी फॉर कॉलमेट और जी फॉर ग्यूरिन। बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, इसकी खोज किसने करी थी? यूरिन कॉलमेट ने। ब्राइट्स एक बीमारी होती है, एक रोग होता है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनियां जो है ब्राइट्स रोग से प्रभावित होती हैं। किडनियों को गुर्दा कहते हैं या वृक्क के नाम से भी इनको जाना जाता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर या यकृत, ठीक है। एक रोग होता है वातोत्पाद या जिसको कहते हैं हिस्टीरिया, ये किससे संबंधित होता है? तो ये जो यंग लेडीज होती हैं, फीमेल होती हैं, उनमें होता है, और जनरली शादी
इससे पहले ये रोग जो होता है, शादी के बाद में जो हिस्टीरिया होता है या वातोत्पाद होता है, ये धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके बाद में पादप कोशिका और जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, ये प्रश्न भी आया गया था। तो आप यहाँ से देखेंगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी हुई होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसका अभाव होता है। ये दोनों में प्रमुख अंतर है। इसके अलावा पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में हरित लवक उपस्थित नहीं होता। ये दोनों में मेन अंतर है। ठीक है। इसके बाद में मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग की संपन्नता कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। ठीक है। मानव शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होते हैं, संख्या में 46 होते हैं। अतिरिक्त बिंदुओं में देखेंगे, मच्छर में गुणसूत्र होते हैं 2, घरेलू मक्खी में होते हैं 12, मेंढक में 26, बिल्ली में 38, चूहे में 40, खरगोश में 44, चिंपैंजी में 48 होते हैं, घोड़े में 64, कुत्ते में 78, कबूतर में 80। ठीक है। यूएसए का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? तो इसका नाम है केप कैनेडी, ये कैलिफोर्निया में है। और इसके अलावा इनका एक और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है केप कैनवरल, ये आपका फ्लोरिडा में है। ठीक है। दुर्घटना हेतु तैयारी यह कथन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका WHO से। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस जो है, मुख्यालय, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसके अलावा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, नेशनल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे भी लखनऊ में ही अवस्थित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये आपका हैदराबाद में है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना, ठीक है, FAO इसको कहा जाता है, 16 अक्टूबर 1945 को करी गई थी। इसका हेड ऑफिस है इटली के रोम में। रेलवे स्टाफ कॉलेज, इसको द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है? ये बड़ौदा में है, गुजरात में है। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न जो है आपका, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली महिला कौन सी थी? तो आशा पूर्णा देवी थी। 1976 में इनको यह पुरस्कार मिला था। इनकी कृति प्रथम प्रतिशृंग बंगला के लिए। 1981 में मिला था अमृता प्रीतम को। महादेवी वर्मा को मिला 1982 में। और अभी लेटेस्ट में 2021 का नीलमणि फूकन को और 2022 का दामोदर मौजे को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने 1991 का जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स GS1 का पेपर था उसको डिस्कस किया। ठीक है। इसको आपको देख लेना है एक बार से। और जब भी आपको जैसे मैंने 2 दिन के बाद में ये जो है एक पेपर आपके लिए लेकर के आऊँगा, तो जो बीच में 2 दिन का टाइम है उसमें आपको क्या करना है कि थोड़ी सी स्पीड में 1.5 या 2.0 की स्पीड में इसको आप स्पीड से देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देख सकते हैं। और इनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीपीसीएस का पैटर्न ही यही है कि वहाँ क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है। अगर आपने किसी भी सूरत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नज़रअंदाज किया, इनको नेगलेक्ट किया, तो इसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, साथ ही साथ में मैं आपके लिए इतना बना बना के ला रहा हूँ, तो आपको देखने में क्या इसको परेशानी हो रही है। ठीक है। तो इसको देखते चलें, इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा, आपको एक ट्रेंड पता चलेगा क्वेश्चंस का, किस तरीके से क्वेश्चन साल दर साल जो है चेंज होते चले गए हैं। प्रश्नों का जो स्तर है वो किस तरीके से साल दर साल बदलता चला गया है। तो बने रहना है इस चैनल के साथ में, अपना सपोर्ट बनाए रखना है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।